शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 5 अध्याय 3 भाग 1 कदम 4। अपने मस्तिष्क को खुराक दीजिए। आपके नजरिए को नियंत्रित करने वाले पहले 3 सूत्र बहुत सरल हैं। उनकी समीक्षा के तौर पर सूत्र 1, सुबह उत्साहपूर्वक तालियां बजाकर उठें। सूत्र 2, संकेतों को अपनाएं। गो लाइट्स, वॉर्म्स एवं स्ट्रॉन्ग एंड्स। सूत्र नंबर 3, अपने गायरोस्कोप को सकारात्मक मैं कर सकता हूं के साथ निर्धारित करें। चौथा सूत्र, क्योंकि इसमें अधिक शामिल है इसलिए मैं ये पूरा अध्याय इसी को समर्पित कर रहा हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये विषय दिए गए स्थान की हर एक लाइन के योग्य है। शारीरिक रूप से भूखे हैं, खाइए। एक प्रश्न है, क्या आपने पिछले महीने कुछ खाया? पिछले हफ्ते क्या खाया? कल, आज? संभावनाएं हैं कि आप इन सवालों पर काफी उलझन में होंगे। वाकई आपने पिछले महीने, पिछले हफ्ते, कल और आज खाया था। क्या कल आपकी खाने की योजना है? यदि है तो क्या इसका ये अर्थ है कि आपने जो आज खाया वो अच्छा नहीं था? बिल्कुल नहीं। इसका केवल इतना अर्थ है कि आपने जो आज खाया वो आज के लिए है। अमेरिका में औसत व्यक्ति न केवल हर रोज खाता है बल्कि सामान्य तौर पर वो अपना खाना समय पर खाता है। मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य की व्यस्तता में खाना नहीं खा पाता तो वो अक्सर किसी भी सुनने वाले को बताने लगता है कि आपको मालूम है, मैं कल इतना व्यस्त था कि मुझे लंच करने का भी समय नहीं मिला। फिर वो इस बात को दोहराता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सुनने वाले को उसका संदेश मिल गया। उसके लिए खाना ना खा पाना बहुत बड़ी बात है और वो चाहता है कि दूसरों को भी उसके बलिदान की जानकारी हो। मान लो उसी व्यक्ति से उसकी मानसिक भूख के बारे में पूछा जाए, आखिरी बार कब आपने जानबूझकर पूर्व निर्धारित समय पर अपने दिमाग को खुराक दी थी? आप क्या सोचते हैं उसका क्या जवाब होगा? इस मामले में आपका जवाब क्या है? आपका जवाब महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह आपकी शारीरिक भूख होती है उसी तरह मानसिक भूख भी होती है। मानसिक रूप से भूखे हैं, आप क्या करते हैं? लोग भी मजेदार होते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भूखा हो और उसे कहते सुना हो, मैंने भूख से मरना है, मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या करूं। क्या आपके पास कोई सुझाव है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस समस्या को कैसे हल करूं? मुझे संभाव्यतः ऐसी स्थिति का कभी सामना भी नहीं करना पड़ेगा। भूखा आदमी जानता है कि अगर वो भूखा है तो इस समस्या को कुछ खाकर हल कर सकता है। गर्दन के नीचे बहुत कम लोगों का मूल्य $100 प्रति हफ्ते से अधिक होता है। गर्दन से ऊपर किसी व्यक्ति के मूल्य की कोई सीमा नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम हर रोज अपने पेट को अर्थात गर्दन के नीचे के $100 के हिस्से को खुराक देते हैं। हम अपने मस्तिष्क को, जिसके मूल्य की, कमाई की और खुशी की संभावना की कोई सीमा नहीं है, कितनी बार खुराक देते हैं? हम में से अधिकतर इसे खुराक संयोगवश और कभी कभार देते हैं जब हम सुविधाजनक हों या हमें करने के लिए कोई और काम ना हो। इसके लिए हमारे पास अक्सर समय की कमी का बहाना रहता है। ये बेतुकी बात है। अगर आपके पास अपने $100 वाले हिस्से को हर रोज खिलाने के लिए वक्त है तो क्या इस बात में कोई समझदारी नहीं दिखती कि वे हमें अपने उस हिस्से को, जिसकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है, खिलाने के लिए समय निकालना चाहिए? कई अवसरों पर मेरा सामना ऐसे लोगों से हुआ है जो हताश हैं, नकारात्मक भाव वाले हैं, हारे हुए हैं, अपने से निराश हैं, टूटे हुए हैं, नाखुश हैं और क्या क्या नहीं है। नकारात्मक पक्ष की सारी बातें उन पर ठीक बैठेंगी। इन लोगों के बारे में मजेदार बात यह है कि ये वो लोग हैं जो अपने दिमाग और नजरिए को किसी भी तरह की खुराक देने की तीव्रता से विरोध करते हैं। उन्हें प्रेरणा एवं सूचना की सख्त जरूरत होती है, परंतु ये सेमिनार में उपस्थित होने या अच्छी पुस्तकें पढ़ने या प्रेरणादायक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए लगातार इनकार करते रहते हैं। इन लोगों को बातें करते सुनना वास्तव में बहुत मजेदार होता है। शायद मुझे दुखद शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जब हम अत्यंत सफल व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वे कितने आशावादी और सकारात्मक हैं, तो असफल लोग कहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे सकारात्मक हैं और अच्छा नजरिया रखते हैं। वे प्रति वर्ष $50,000 कमा रहे हैं। यदि मैं प्रति वर्ष $50,000 कमा रहा हूं तो मैं भी सकारात्मक हो जाऊंगा। असफल लोग सोचते हैं कि सफल लोग सकारात्मक हैं क्योंकि वे प्रति वर्ष $50,000 कमाते हैं, जबकि वस्तु स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। सफल लोग प्रति वर्ष $50,000 कमाते हैं क्योंकि उनका सोचने का ढंग सही है। क्या ही अच्छा होता यदि इस प्रकार की व्यवस्था होती कि खाली दिमाग खाली पेट की तरह अपने मालिक को तब तक चैन से न बैठने देता जब तक कि
वो उसके अंदर कुछ डाल न दे। ये प्रयासों के हर क्षेत्र में सच है, चाहे ये कानून हो, चिकित्सा हो, सेल्स हो, अध्यापन हो, कोचिंग हो, विज्ञान अथवा आर्ट्स हो। शीर्ष व्यक्ति या वे जो शीर्ष की ओर अग्रसर हैं, वे लोग होते हैं जो नियमित रूप से अपने खर्च पर सेमिनार्स में शामिल होते हैं। वे अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं और नियमित रूप से प्रेरक रिकॉर्डिंग्स सुनते हैं। वे जानबूझकर सूचना व प्रेरणा को तलाशते हैं और परिणाम स्वरूप वे लगातार बढ़ते जाते हैं। इसे ठीक से करें, अवचेतन रूप से। सफल व्यक्ति सकारात्मक क्यों होते हैं? इसे उल्टा कहें, सकारात्मक व्यक्ति सफल क्यों होता है? वे सकारात्मक हैं क्योंकि वे जानबूझकर अपने दिमाग को नियमित रूप से अच्छे, स्वच्छ, सशक्त एवं सकारात्मक मानसिक विचारों की खुराक देते हैं। वे उन्हें अपनी दैनिक खुराक का हिस्सा बना लेते हैं, उसी प्रकार जैसे कि वे भोजन को अपनी शारीरिक खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे अपनी गर्दन से ऊपर वाले हिस्से को खुराक देते हैं तो उन्हें गर्दन के नीचे वाले शरीर की खुराक के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें अपने सिर के ऊपर छत के बारे में अथवा अक्सर बुढ़ापे से संबंधित आर्थिक समस्याओं के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम सीखने की प्रक्रिया को गहराई से जानने लगेंगे और कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर गौर करने लगेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सच क्यों है। असल में हम जो सीखते हैं चेतन अवस्था में सीखते हैं, परंतु जब हम इसे अवचेतन अवस्था में करते हैं तभी हम इसे ठीक से करते हैं। कार कैसे चलाई जाती है यह आपने सचेत होकर सीखा। याद करें, यदि आपकी कार में क्लच है तो क्या आपको वे निर्देश याद हैं जो आपने स्वयं को दिए थे? क्लच को दबाएं, एक्सीलेटर को दबाएं, बस थोड़ा सा। अब सावधानी से गियर के लीवर को धकेलें, अब क्लच को छोड़ दें, आसानी से हो जाता है। गियर के लीवर को खींचें। क्या आपको ये सब याद है? क्या आपको ये भी याद है कि आप कार को गिरा देते और संभवतः इंजन की हत्या कर देते? आप समाज के लिए खतरा और मुर्दा घर के लिए एक उम्मीदवार थे क्योंकि आप सचेत होकर गाड़ी चलाना सीख रहे थे। कुछ समय के बाद आप एक्सीलरेटर को दबाते हैं, गियर दबाते हैं, क्लच छोड़ते हैं, टॉफी या गम का कवर हटाते हैं, खिड़की का शीशा नीचे करते हैं और अपने पड़ोसी के बारे में बात करते हैं। और ये सब आप एक ही समय कर लेते हैं। आप ये सब चीजें पूरी सुरक्षा के साथ कर लेते हैं क्योंकि आपने ड्राइव करने की प्रक्रिया को चेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क में खिसका दिया। आपने सचेत होकर ड्राइव करना सीखा और बाद में यह अचेत अथवा स्वचालित हो गया। ये लगभग एक प्रतिरूप यानी कि रिफ्लेक्स क्रिया थी। हर एक संगीतकार, चाहे कोई भी वाद्य यंत्र हो, उस वाद्य यंत्र को सचेत होकर बजाना सीखने की धीमी और अक्सर पीड़ादायक प्रक्रिया से गुजरा है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान मित्र व रिश्तेदार होनहार इग्नेस पेडरवस्की के प्रयासों को सुनने से बचते थे। संगीतकार तभी निपुणता से बजाता है जब वो सहज होकर अपने आप अथवा अवचेतन मन से बजाता है, तब हर कोई सुनना चाहता है। क्या आपको याद है आपने टाइप करना कब सीखा था? जब आप 10 शब्द प्रति मिनट टाइप कर पाते थे तो हर स्ट्रोक पर ध्यान देना पड़ता था। आप सचेत होकर टाइप कर रहे थे और दयनीय स्तर का काम कर रहे थे। बाद में आप कौन सी कुंजी यानी की दबाने वाले हैं इस बारे में सोचते ही नहीं थे। आप बस टाइप करते जाते थे। आप तब इसे अवचेतन मन से कर रहे थे और इसे ठीक कर रहे थे। आप जब एक बार किसी चीज को चेतन मन से करना सीख लेते हैं तो आप उसे अवचेतन में खिसका देते हैं तथा इसे और अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप जो भी अच्छा करेंगे अवचेतन मन से होगा। इसमें आपका नजरिया भी शामिल है। आप अपने नजरिए की प्रतिक्रियाएं अवचेतन में खिसका सकते हैं। आप इसे इतनी पूर्णता के साथ कर सकते हैं कि आप नकारात्मक व सकारात्मक दोनों स्थितियों में अपने आप सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। ये वादा रहा। इसमें लगन एवं कार्य व अभ्यास की जरूरत है, परंतु ये किया जा सकता है। किसी भी उत्तेजक बात के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया एक प्रतिरूप क्रिया अथवा अभ्यस्त प्रतिक्रिया की तरह हो सकती है। खंड के अंत में बोनस अध्याय में हम अवचेतन मस्तिष्क एवं इसके सहज या अभ्यस्त प्रयोग के विषय पर कुछ और सूझबूझ प्रदान करेंगे। ये एक आशावादी व्यक्ति है। अपने मस्तिष्क को कुछ अवधि तक अच्छे, स्वच्छ व सशक्त सूचना की खुराक देते रहने से आप भी इस कहानी के व्यक्ति की तरह एक नजरिया विकसित कर सकते हैं। तीव्र बाढ़ की गिरफ्त में आ जाने पर वो अपने घर की छत पर चढ़ गया था। उसके पड़ोसियों में से एक तैरता हुआ उसके घर की छत तक आया। ऐसे बुरे हालात की स्थिति में उसने ठिठोली की, जॉन, ये बाढ़ बहुत भयानक है ना? जॉन ने जवाब दिया, नहीं, ये इतनी बुरी नहीं है। कुछ विस्मित होकर पड़ोसी ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये इतनी बुरी नहीं है?
क्यों, देखो वो तुम्हारा मुर्गियों का बाड़ा बहता हुआ जा रहा है। जॉन ने सरलता से कहा, हाँ मुझे मालूम है, परंतु 6 महीने पहले मैंने बतख पालनी शुरू कर दी थी और वो देखो वे वहाँ पर हैं, उनमें से हर कोई तैर रही है, सब ठीक हो जाएगा। परंतु जॉन, ये पानी तुम्हारी फसलों को नष्ट कर देगा। पड़ोसी अपनी रट लगाए हुए था। अभी भी बिना हतोत्साहित हुए जॉन ने जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी फसलें तो पहले ही नष्ट हो चुकी थी और पिछले ही हफ्ते काउंटी एजेंट ने मुझे बताया था कि मेरी भूमि को वाकई पानी की जरूरत थी, इसलिए इसने ये समस्या हल कर दी। निराशावादी ने अपने उस प्रसन्न चित्त मित्र के साथ एक और कोशिश की। उसने कहा, लेकिन जॉन देखो, पानी अभी भी चढ़ रहा है, ये तुम्हारी खिड़कियों तक आने वाला है। आशावादी मित्र ने हंसते हुए कहा, दोस्त मैं ऐसी ही आशा करता हूँ, वे बहुत गंदी हो रही थी और उन्हें धुलाई की सख्त जरूरत थी। ठीक है, ये एक मजाक है, परंतु जैसा कि अक्सर होता है, परिहास में ज्यादा सच होता है। यह स्पष्ट है कि हमारे नायक ने स्थिति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करने का निश्चय कर लिया था। आखिरकार शब्दकोश कहता है कि नजरिया किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कल्पित शारीरिक मुद्रा या स्थिति है। कुछ समय के बाद आप अपने मस्तिष्क को इतना अभ्यस्त कर सकते हैं कि आप जीवन में नकारात्मक स्थितियों का सामना करने के प्रति सहज रूप से व स्वतः सकारात्मक प्रतिक्रिया करने लगते हैं। इस ढंग को पाने और इसमें बने रहने के लिए आपको अपने दिमाग को बहुत से अच्छे, स्वच्छ, सशक्त, प्रेरक संदेशों की खुराक देनी होती है और फिर लगातार ये खुराक देते रहनी चाहिए। मैंने इस पुस्तक शिखर पर मिलेंगे के शुरू में कहा था कि आप पुराने कूड़ा करकट को पूरी तरह से दफना सकते हैं। याद कीजिए, कूड़े करकट के ढेर पर बना हुआ शॉपिंग सेंटर। परंतु हो सकता है जब आप रेडियो या टीवी चलाएं, समाचार पत्र पर एक नजर डालें, किसी नकारात्मक व्यक्ति से बात करें या पास से गुजरते हुए लोगों की वार्तालाप आपके कान में पड़ जाए, किसी दूसरे ने आपके स्वच्छ सकारात्मक मस्तिष्क में कुछ ताजा कूड़ा करकट डाल दिया हो, अब आप क्या करेंगे? उत्तर बिल्कुल वही जिसके बारे में हम पिछले 2 अध्यायों में बात करते आ रहे हैं। अपने दिमाग को बिस्तर से उठने यानी सकारात्मक संकेतों की पहचान करने, जैसे कि गो लाइट्स आदि, तथा अपने गायरोस्कोप को निर्धारित करने का पूर्व अभ्यस्त कर लें। फिर आप इस पाठ की प्रक्रिया अपने दिमाग को खुराक देने का नियमित रूप से पालन करें। 3 प्रकार की प्रेरणा। पहली भय प्रेरणा है जो कहती है यदि आप रात 11 बजे तक वापस नहीं आए तो ये इस महीने की आपके बाहर जाने की आखिरी रात होगी, अथवा यदि आपने बिक्री नहीं बढ़ाई तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए भय प्रेरणा का काम करती है, परंतु अधिकतर लोगों के साथ ये काम नहीं करती, क्योंकि इससे रोष उत्पन्न होता है जो विद्रोह की ओर ले जाता है। भय प्रेरणा इस टेक्सास कहानी जैसी हो सकती है। टेक्सास के एक अमीर व्यक्ति ने एक रात बहुत विशाल दावत दी और दर्जनों लोगों को आमंत्रित किया, जिनमें विशेष ध्यान विवाह योग्य आयु के नौजवानों पर दिया गया था। जैसे ही शाम चढ़ने लगी तो मेजबान ने हर किसी को पूल के पास इकट्ठा होने के लिए कहा, जिसमें उसने पानी के साथ चमड़े के समतल जूते व मगरमच्छ चुपके से सावधानी पूर्वक छिपाए हुए थे। उसने मेहमानों को पूल की पूरी लंबाई तैरने की चुनौती दी और 3 काफी बड़े पुरस्कारों में से किसी एक को चुनने का प्रस्ताव दिया। $1 मिलियन नकद, अपनी पसंद की 1000 एकड़ जमीन या शादी में उसकी लड़की का हाथ। उसके मुंह से एक शब्द अभी निकल ही पाया था कि पूल की दूसरी तरफ से बहुत जोर की आवाज हुई और इसके बाद पानी के ऊंचे छींटे उछले एवं लगभग तभी एक नौजवान लड़का पूल की दूसरी तरफ से प्रकट हुआ, जिसने अभी अभी कभी न टूटने वाला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। मेजबान ने उत्साहपूर्वक उस नौजवान को बधाई दी और फिर अपने वायदे के अनुसार उसने उस विजयी नौजवान से उसकी पसंद पूछी। क्या तुम्हें $1 मिलियन चाहिए? नौजवान ने सिर हिलाकर मना कर दिया। 1000 एकड़ जमीन? फिर नहीं? फिर क्या, मेरी लड़की से शादी? जब नौजवान ने फिर से ना कहा तो मेजबान ने कुछ अचंभे से पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? नौजवान ने जल्दी से जवाब दिया, मैं उस आदमी का नाम जानना चाहता हूँ जिसने मुझे पूल में धक्का दिया था। दूसरी प्रेरणा, प्रोत्साहन या गाजर प्रेरणा, जो साधारण रूप से कार्य संपन्नता के लिए पुरस्कृत करना है। ये कहती है यदि आप कंपनी में अपने परिणामों में सबसे आगे रहते हैं तो आप पुरस्कार में हवाई का एक दौरा जीत जाएंगे। यदि आप अपने लाभ का प्रतिशत 3 अंक से बढ़ा देंगे तो आपको अपने विभाग में एक पदोन्नति मिलेगी। अगर आप ठीक से काम करते हैं तो आपको स्थायी रूप से काम सौंप दिया जाएगा। ये प्रेरणा मुक्त उद्यम व्यवस्था में अपेक्षातया अधिक लोगों पर कारगर होती है। आपने संभवतः गाड़ी खींचते हुए गधे की तस्वीर देखी होगी। इस तस्वीर में गधे के सामने गाजर झूल रही होती है।
जब गधा गाजर की ओर बढ़ता है तो वो गाड़ी खींचता है। इस प्रेरणा को काम करने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी है। गाड़ी काफी हल्की होनी चाहिए, गाजर को थामने वाली छड़ काफी छोटी होनी चाहिए और गाजर गधे से काम कराने के लिए काफी ललचाने वाली होनी चाहिए। अनुभव से हमें पता चलता है कि हमें गधे को कभी कभार गाजर को दांतों से काट लेने देना चाहिए ताकि वो हतोत्साहित ना होने पाए, अन्यथा वो महसूस करने लगेगा कि वो एक व्यर्थ की कसरत में लगा हुआ है और गाजर के लिए कोशिश करना छोड़ देगा। जब गधा गाजर को दांतों से काट लेता है तो वो अपनी शारीरिक भूख को संतुष्ट करता है। जब वो भूखा ना हो तो कुछ तालमेल बिठाने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर गधे को कार्य के लिए प्रेरित करना है तो छड़ी छोटी कर देनी चाहिए, गाजर मीठी कर देनी चाहिए और वजन हल्का कर देना चाहिए। अंततः ये प्रक्रिया एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां पर ये अव्यवहारिक हो जाती है। पुरस्कार या प्रोत्साहन इतने ऊंचे हो जाते हैं कि लाभ तस्वीर से हट जाता है और कार्यक्रम गड़गड़ाहट करते हुए रुक जाता है। कई बार प्रतिभागी एक आराम सुविधा के क्षेत्र में पहुंच जाता है और उसे और अधिक आराम या गाजरों की जरूरत नहीं रहती। अब आप क्या करेंगे?